गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी आरबीआई ग्रेड बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज का आज हमारा पार्ट 4 है और आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेट नंबर 4। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी आई क्यू। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर क्लासेस के आपको लिंक मिलते हैं, क्लासेस के पीडीएफ मिलते हैं। इसके अलावा इसके फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको और भी पुरानी पीडीएफ मिल जाएंगी। हर एक पीडीएफ के अंदर उस पर्टिकुलर क्लास का लिंक भी होता है। वहाँ बताया जाता है आपको कि इस पार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सीधे के सीधे वीडियो सेक्शन में चले जाएंगे। तो आपके पास अगर पीडीएफ भी है तो भी आप सीधे सीधे उस पर्टिकुलर क्लास को देख सकते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है जहां पर आप एग्जाम रिलेटेड अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल आपके सामने देखो, क्या कहा भाई। इसने कहा कि क्वांटिटी जो आपके पास फर्स्ट है, क्वांटिटी फर्स्ट है, उसको इसने रिप्रेजेंट कर रखा है 2x² प्लस 29x प्लस 50 इक्वल्स टू में 0। ठीक है भाई। क्वांटिटी सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है 3y² प्लस 18y प्लस 27 इक्वल्स टू में 0। देखो, अगर आपको इसका डील करने का जो तरीका है वो नहीं पता है तो बहुत बड़ी समस्या है। डील करने का तरीका पता है तो मेरे हिसाब से इस सवाल को बहुत ही स्मूथ वे में, एक तरीके से फ्री के नंबर आप कह सकते हो आपकी एग्जाम के अंदर। कैसे? एक एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ और एक छोटा सा होमवर्क भी देता हूँ। मान लो आपको ये कह दे कि x² प्लस का 10x, x² प्लस का आपको दे देता है 10x और प्लस का 24 इक्वल्स टू में आपको मान लो ये कह दे कि 0 है। उस केसेस के अंदर एक तरीका तो ये है जो स्कूल टाइम में आप प्रीफर करते थे कि इसको फैक्टराइज करना है। किस हिसाब से कि मल्टीप्लाई कर दें तो 24x² आ जाए, एडिशन कर दें तो 10x आ जाए, या फिर सीधे सीधे बात ये कहो कि इसका मल्टीपल 1 है, इसका मल्टीपल 24 है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, एडिशन करें तो 10 आए। स्कूल टाइम में क्या करते थे, 6x प्लस 4x लिख दिया, फिर x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x प्लस 6 आ गया, फिर उधर से 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 आ गया, पूरे में से x प्लस 6 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलता था वो क्या निकलता था, x प्लस 4 इंटू में x प्लस 6 इक्वल्स टू में आपका 0। तो एक रूट आपका -4 था, एक रूट आपका -6 था। होमवर्क आपका ये है कि आप इस सवाल को, ऐसे कई सारे सवाल आप डिटेल में करेंगे जैसा आप स्कूल टाइम में करते थे। ठीक है। यहाँ पर इसका जो लास्ट पॉइंट होता है यहाँ से उठाई जाती है इनको डील करने की अप्रोच। कैसे भाई? जब आप इनके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर निकल के आएंगे 6 और 4 की, ऐड करोगे 10, मल्टीप्लाई करोगे 24। जब रूट की बारी आएगी तो क्या करना होता है, यहाँ पर इनका साइन चेंज करना होता है कि चेंज दी साइन। साइन चेंज करोगे तो रूट क्या बन जाएंगे, -6 और -4। ये अप्रोच आपको सीखनी पड़ती है। ये जिस बच्चे ने सीख ली तो वो इस टाइप के जो सवाल आपको दे रखे हैं उनको तुरंत डील कर सकता है। एक काम की बात और भी ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैं फिर से इस इक्वेशन को चेंज करता हूँ और वो भी आपका डिटेल में, जैसा आप स्कूल टाइम में सोल्व करते थे वैसे उसको होमवर्क की तरह लेना है, डिटेल में सोल्व करना है, वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे मैंने क्या किया, 2x² और फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मान लो 2x² प्लस मैंने ले लिया 15x। ठीक है भाई। और यहाँ पर मैंने ले लिया 28 बराबर 0। ठीक है भाई। अब देखो, इसका जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 56। तो आपको फैक्टर करने हैं, 15 के फैक्टर करने हैं। तो एक तो बन गया 8, एक बन गया आपका 7। ठीक है। 8 7 56, 8 7 15 बन गया। रूट जब निकालेंगे तो अभी अभी हमने सीखा था कि आप इनका क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आपकी इक्वेशन के अंदर x² का कोई भी मल्टीपल होता है तो ये चला जाता है लास्ट में डिवीजन में। तो यहाँ से जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो अपना निकल के आएगा -4 और -7/2। मुझे उम्मीद है आपको ये लॉजिक पकड़ में आ गया होगा। कुछ एक सवाल है, 10-12 सवालों को ऐसा करो, 4-5 सवालों को जनरल अप्रोच से कर दो और फिर उन्हीं सवालों को आप इस अप्रोच से डील करें।
अब देखना जरा एग्जाम हॉल में ये बात आपको दिखती है स्क्रीन पर, ठीक है भाई। मैं एक बार के लिए थोड़ा सा इसको डिटेल में लेकर चल रहा हूँ, पैटर्न वही है जो हमने अभी पढ़ा है, उसी को प्रीफर करते हैं। यहां से क्या बनेगा भाई, 100 बनेगा। ये जो ब्रेक करने वाला तरीका है ये कब आएगा, ये प्रैक्टिस से आता है कि 25 और 4 में ब्रेक कर दिया। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, मेरे ख्याल से जिस भी बच्चे ने 50-60 सवाल इस टाइप के लगा लिए होते, ब्रेक करने से रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं आते। एक दो बातें और ध्यान रखनी होती है, जहां नीड होगी आगे के सेशंस में मैं आपको कवर करवाता जाऊंगा, और जब हम सवाल करेंगे उनमें भी देख लेंगे। अब यहां से आप क्या फाइंड करेंगे भाई, रूट फाइंड करेंगे। रूट फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, कर दिया भाई, -4 कर दिया। और ये जो 2 है इसका क्या करना आपको, डिवीजन कर दिया। तो यहां से रिजल्ट कितना आ गया, 12.5 और -2 आ गया। दूसरी इक्वेशन आपके पास कितनी है, 3y² प्लस 18y प्लस का 27 इक्वल्स टू में 0। 27 3 81 होता है, फैक्टर करोगे 18 है तो 9 गुणा 9। रूट जब आप निकालेंगे तो साइन चेंज होगा, और ये जो 3 है ये क्या चला जाएगा डिवीजन में। तो इसका मतलब इसके तो जो दोनों के दोनों रूट बने वो क्या बन गए, -3 और -3, ठीक है। ये सारा का सारा खेल क्या है, एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस का। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं किसी भी पार्ट के अंदर तो मान के चलें आप एग्जाम में compete नहीं कर पाएंगे। 3-4 चैप्टर में भी अगर आपके कॉन्सेप्ट हल्के रह जाते हैं तो ये मान के चलो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं कि आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। अगर आपके कोई और सब्जेक्ट ठीक हैं तो बिल्कुल आप इन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आप हर चीज़ को डिटेल में पढ़ा करें। डिटेल में आप पढ़ेंगे, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनको डायरेक्ट कैसे किया जाता है। एक बार इस प्रोसेस को आपने फॉलो कर लिया तो फिर आप एग्ज़ाम अप्रोच पर आओ। ये सारा का सारा खेल होता है एग्ज़ाम से पहले करने का, कि अगर ऐसे बातें आ जाएंगी तो आप कैसे डील करोगे, अगर ऐसे कुछ आ जाएगा तो आप कैसे डील करोगे। एग्ज़ाम में सारा का सारा सीन क्या होता है, एक लाइन बनाई जाती है। बैंकिंग का ये जो पार्ट है स्पेशली आप इसको फोकस करेंगे। एक आपने क्या बना ली भाई, लाइन बना ली। लाइन क्यों, कौन सी है, नंबर्स वाली लाइन है। ये 0 है, राइट साइड में जाओगे तो आपके पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपके नेगेटिव नंबर, ठीक है। यहाँ जैसे मैं लिख दूँ ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ऐसे ही -1 -2 -3 ये आपने लिख दिया। चलो एग्जाम में आपने सवाल देखा, क्वेश्चन पेपर स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन देखा, एक आपने लाइन बनाई, 0 कहीं भी मार्किंग में कर दो कि ये पॉइंट आपका 0 का है। अब आपने देखा 50 गुणा में 2 100 बन रहा है, तो उसके फैक्टर 29 के क्या होंगे, 25 और 4। रूट लोगे तो क्या होगा, -25 -4, लेकिन 2 का भी डिवीजन करना है। 2 का जब आप डिवीजन करोगे तो माइनस का 12.5 आ जाएगा और -2। 0 से इस साइड में कहीं -2 आ जाएगा और इस साइड में कहीं पर -12.5 आ गया। किसकी वैल्यू है, ये ऊपर वाली x की वैल्यू है। चलो y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 27 गुणा 3 81 हो गया। तो 18 के 2 फैक्टर करोगे, 9 और 9 कर दिया, साइन चेंज कर दोगे, रूट बन गए -9 -9। लेकिन 3 का डिवीजन भी करोगे तो दोनों रूट कितने आ गए, -3। -2 से इधर जाओगे तो -3 आपका कहीं यहाँ आएगा। अब इस बात को हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपकी वैल्यूज, ये वाली वैल्यू, इसकी 2 वैल्यू हैं, इनकी रेंज ये है, इसके अंदर कोई तीसरी वैल्यू फंस जाती है जो कि y की वैल्यू है, उस केस में आप सीधे सीधे हिट कर सकते हैं कि रिजल्ट आपका ई होगा। एग्जाम हॉल में इतना ही करना होता है। क्यों ई होगा भाई, अगर मैं इस वैल्यू को लेता हूं तो -2 आपको पता है ग्रेटर देन किससे है, -3 से। तो मेरा एक रिलेशन तो ये निकल के आता है कि x की वैल्यू आपकी y से बड़ी है। लेकिन अगर मैं इन दोनों का रिलेशन लेता हूं तो आप क्या पाएंगे कि -12.5 है और -3 है, तो उस केस में ये ग्रेटर देन हो गया। तो उस केस में y ग्रेटर देन आपका x हो गया। आपको पता है कि जितने भी आपके ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बनता है, ऐसा होता ही नहीं है। मैथ्स के अंदर ऐसी कोई बात एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो इस वजह से आपका ये सिनेरियो क्रिएट होता है। तो आप बेझिझक, कुछ भी नहीं करना था, ना ये लिखना था आपको, ना ही ये लिखना था, ना ये पार्ट लिखना था, ना ये पार्ट लिखना था। साफ साफ आपको दिख जाएगा, यहाँ पर जितने भी सवाल होंगे साफ साफ दिखेगा। इस लाइन के ऊपर आपको काम करना है और जो बात मैंने आपको बताई है उसके ऊपर आपको काम करना है। इतना सा खेल है। 4 से 5 सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस खींच डालो उनको।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर ठीक लगते हैं हमारे सेशन तो एटलीस्ट इन सेशंस को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखना जरा क्या कहा। देखो एक तरीका सवाल को पूछने का ये भी होता है कि आपकी जो क्वांटिटी फर्स्ट इसने गिवन है, देखते हैं जरा क्या है। क्वांटिटी फर्स्ट क्या है, एक दिन के दौरे पर संदीप पहले 64 किलोमीटर प्रति घंटा पर 160 किलोमीटर और अगले 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है। दौरे की औसत गति क्या है। अब देखो अगर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस पर ठीक काम कर रखा है तो आप सीधे के सीधे उस पॉइंट पर आ जाएंगे जिसके ऊपर आपको ये बात डील करनी है कि भाई ऐसे करना था। बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करना। जब भी कभी जर्नी का हाफ पार्ट एक पर्टिकुलर स्पीड से, हाफ पार्ट एक पर्टिकुलर स्पीड से, मैं इस डिस्टेंस को डी लेता हूं और इसको भी डी लेता हूं तो आपकी जो कंप्लीट जर्नी है वो कितनी होगी, 2 डिस्टेंस की। यही पैटर्न अगर ऐसा होता है कि ये एक बिंदु से दूसरे पर जाता है और दूसरे से वापस इस पर आ जाता है, इस दूरी को मैंने डी कहा, इस दूरी को डी कहा, तो आधी जर्नी आधी जर्नी, यहां भी 2D जर्नी को कवर किया जाता है। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो आपको क्रिएट होता हुआ दिखता है तो आप स्पीड एवरेज लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ। अगर मान लो स्पीड जाते टाइम x है और आते टाइम y है तो आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ x y अपॉन में x प्लस y। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अगर सटीक बात नहीं पता होगी तो एग्जाम में डील क्या करेंगे। चलो भाई, तो यहां पर एवरेज स्पीड बता रहा है क्वांटिटी फर्स्ट क्या होगी, ट्वाइस ऑफ 64 इंटू में पहले स्पीड 64 है फिर आपकी 80 है, अपॉन में अगर आप लिखेंगे तो यहां पर देखना जरा आपके पास एक पार्ट क्या है 64 एक 80 दोनों का एडिशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा 144। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट के ऊपर और आते हैं। सोल्व तो बाद में करेंगे, ये आपने लिख लिया है, लॉजिक आपका क्लियर है, ये एग्जाम में लिखी जाने वाली बात है। संदीप पटना से गिरदी जाता है और 60 की स्पीड से और वापस 90 की स्पीड से आता है, ये वाला ही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। स्पीड एवरेज क्या होगी, 2 इंटू में 60 इंटू में 90 अपॉन 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150। सीधे तो कुछ पता नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे आप, 8 से कैंसिल आउट करोगे एक बार और 8 8 64 तो ये 8 बार यहाँ पर आ गया। इसको कैंसिल आउट करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 9 बार। 640 में 9 का डिवीजन करना है, 9 7 63, एक 71 पॉइंट समथिंग आ गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया आपका, 3 से कैंसिल आउट करोगे 3 और ये आपका 5, 5 से काटा आपने 12, 12 3 36 और ये कितना आ जाएगा 72। ये 72 से कुछ कम रह गया तो आप क्या कहेंगे कि क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो सेकंड से लेस है। ऑप्शन में देखोगे तो क्वांटिटी सेकंड बड़ी आ रही है ना, यहाँ पर क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी फर्स्ट से बड़ी है तो सीधे सीधे आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ये आपका काम होता है नॉलेज वाला कि आपने ठीक ठीक चीज़ों का नॉलेज गेन किया, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट डेटा के चक्कर में पड़ गए ना, एग्जामिनर चाहता ये है कि जो बात दिख रही है उसी बात को स्टूडेंट फॉलो करे, जो बात दिख रही है उसी को फॉलो करोगे और जो रास्ता एग्जामिनर चाहता है उसी को फॉलो करोगे, वो तो है ही भाई कैलकुलेटिव, उसमें एक्सट्रीम टाइम किल होगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी, एग्जाम में बहुत सिंपल तरीके से आप डील कर सकते थे और आपका बड़ी ही आसानी से यहां पर रिजल्ट निकल के आ जाता। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इसने, देखो इसमें हिंदी में ही सॉरी इंग्लिश में ही रखा है, रीजन ये हिंदी और करते तो और बड़ा हो जाता है ये सवाल। क्वांटिटी फर्स्ट को देख लेते हैं जरा, क्या कहा इसने क्वांटिटी फर्स्ट कि द प्रेजेंट एज ऑफ 3 बिजनेस कलीग सुमित अनिल एंड दीपक इज इन प्रपोर्शन 5:7:8। प्रेजेंट का जो अनुपात दे रखा है, 3 कलीग है मतलब बिजनेस में साथ में काम करते हैं, उनकी उम्र का अनुपात 5:7:8 है। 7 साल पहले उनकी उम्र का सम कितना था 79। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक। देखो यहां पर अगर हम लोग डील करें, पहले सुमित की एज 5 है, उसके बाद अनिल की एज 7 है और दीपक की एज 8 है, तीनों की मिलाकर के 8 7 15 और 5 कितनी हो गई भाई 20 हो गई। लेकिन इसने क्या कहा 7 साल पहले इनका सम कितना हो रहा था 79।
तो इसका मतलब अगर प्रेजेंट में हम लोग आना चाहें तो पहले की भी 7 बड़ी होगी, दूसरे की भी 7 बड़ी होगी, तीसरे की भी 7 बड़ी होगी। तीनों की एज का जो सम है, जो इंक्रीज हुआ है, वो कितना हो गया 21 ईयर्स। 79 अभी है, 21 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, प्रेजेंट के अंदर इनकी तीनों की एज का जो सम है वो कितना है 100 ईयर हो गया। दीपक की उम्र कह रहा है तो ये 5 गुना पर बैठा है, तो इसका मतलब क्वांटिटी फर्स्ट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी 40 साल। दीपक की एज फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, लिख दिया। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कहा, क्वांटिटी सेकंड के लिए कि ए डॉटर्स प्रेजेंट एज इज 3/5 ऑफ द एज ऑफ हर मदर। अब मुद्दे की बात सुनो, फर्स्ट आपने निकाल लिया, सेकंड हमें निकालना है। एज चैप्टर मैंने आपको बड़ा ही शानदार तरीके से पढ़ा रखा है और उसके अंदर एक मेथड आपको सिखाया, क्रॉस मेथड। किसी भी बुक के अंदर नहीं है, ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। इस मेथड के ऊपर अपनी कमांड क्रिएट कर देना। रीजन ये है कि आपका बहुत स्मूथ तरीके से टाइम बचाता है, ना कोई कंफ्यूजन होता है, ना कोई तनाव आता है। देखो, अ डॉटर्स प्रेजेंट एज इज 3/5 ऑफ द एज ऑफ हर मदर आफ्टर 7 ईयर्स, सी विल बी 2/3 ऑफ द एज ऑफ हर मदर, फाइंड मदर्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, थोड़ा तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं। मदर की एज लोगे और डॉटर की एज लोगे, प्रेजेंट एज कितनी है। अब वो रेशियो जो उसने लिख रखा उसे अगर आप सीधे सीधे ऐसे करने लगे, सुनो कुछ सुधार करने हैं, डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी करने। आप अगर ऐसी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें टाइम की मारामारी होती है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं। आप अगर ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर टाइम का कोई खास रोल है नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन बच्चा सवालों को डील कर ले जाए, ठीक है। आपके एग्जाम में बिल्कुल टाइम की मारामारी है तो क्या करोगे, एक तरीका तो ये है कि डॉटर की जो प्रेजेंट एज है आप ऐसे लिखें, 3/5 है किसका, मदर का। अब यहां से रेशियो निकालोगे, डॉटर के अपोन में क्या आ जाएगा 3 और मदर के अपोन में कितना आ जाएगा 5। ये बड़ा ही वाहियात तरीका है। अगर आप ऐसे लिख लिख करके उसके साथ डील करेंगे तो इसका मतलब वो आपका टाइम एक्सट्रीम लेवल पर कंज्यूम कर देगा। सीधे सीधे दिख रहा था कि डॉटर की प्रेजेंट एज जो उसकी मदर की एज है उसका 3/5, मदर की एज 5 मान लो, इसका 3/5 करोगे तो ये आ जाएगा। ये प्रेजेंट की बात चल रही है तो एक्स एक्स इसके साथ इन्वॉल्व कर दो। अब क्या कह रहा है कि 7 साल के बाद सी विल बी 2/3 ऑफ द एज ऑफ हर मदर। मदर की एज को 3 मान लो, इसका 2/3 करोगे 2 आ जाएगा। मदर की इस एज और इस एज के बीच का गैप लिखना सिखाया था उस क्रॉस मेथड में, 7 साल। डॉटर की इस एज और इस एज का गैप भी कितना है 7 साल। सोल्व करने की सिंपल सी अप्रोच है, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, 5 गुणा 3 15, 3 गुणा 2 6, 15 में से 6 चला गया, कितना बचा भाई 9x। 7 गुणा 3 21, 7 गुणा में 2 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, निकल के आ जाएगा। एक मिनट, रेशियो गलत लिख दिया भाई, एक रेशियो गलत लिख दिया, डॉटर को बड़ा लिख दिया। देखो क्या कहा था कि मदर की एज कितनी मानोगे 3, डॉटर की 2/3 करोगे 2 और ये 7 का गैप मेंटेन हो गया। ये देखना जरा, 3 गुणा 3 9x, ये 10x, गैप कितने का x का। 7 × 2 7 × 3, गैप कितने का 7 का, x की वैल्यू 7। मदर की एज कितनी है 7 × में 5 35। तो ये क्वांटिटी सेकंड की वैल्यू है। क्वांटिटी फर्स्ट की वैल्यू क्या है आपकी 40। तो आपको साफ दिख रहा है क्वांटिटी फर्स्ट जो है आपका वो सेकंड से बड़ा है। फर्स्ट सेकंड से बड़ा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका यहां से क्या हो गया करेक्ट। सुधार क्या करना भाई, सुधार देखो, क्रॉस मेथड आपको आना चाहिए। बात नंबर 1, क्रॉस मेथड अगर आपने सीख लिया तो इतना तो ये पार्ट लिखना था। ये वाला जो सीन है इसके अंदर इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी थी। रीजन इसका कंपैरिजन आसान है। 5 + 7 + 8 20 हो गया। 7 साल पहले तीनों की एज का सम 79 था, 21 ऐड होगा 100 बनेगा। 20 100 को रिप्रेजेंट करता है, 5 टाइम्स कर दिया। दीपक की एज 5 टाइम्स करोगे तो 40 ईयर आ गई। क्वांटिटी फर्स्ट। क्रॉस मेथड अगर आपको अप्लाई करना आता है तो मेरे हिसाब से इतना कुछ लिखने की नीड नहीं थी, ना मदर लिखना था ना डॉटर लिखना था, बस एक सीक्वेंस फॉलो कर लो, इस सीक्वेंस में लिखना है। सीधे सीधे पता चल रहा था, यहाँ देखो x बनेगा, यहाँ 7 बनेगा, ये 35 बनेगा। कंपैरिजन नहीं करना होता,
कभी भी क्रॉस नहीं बनाने होते। रीज़न क्या होता है, कई बार अगर कोई भी बच्चा इस टाइप से परेशान है कि सर मैं एफर्ट बहुत डालता हूँ, मुझे नॉलेज भी है मैथ्स का, लेकिन मेरी एग्ज़ाम में बात नहीं बनती, तो ध्यान रखना आपके पास नॉलेज जितना, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठा लो, उसका नॉलेज बड़ा ही लिमिटेड होता है। सवाल किस चीज़ का है भाई, एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं दिया जाता उतना। अब आप स्पीड सोचते हैं कि स्पीड कब आएगी, फास्ट लिखने से स्पीड नहीं आ सकती, जल्दी लिखना समाधान है ही नहीं। तो क्या है फिर, चीज़ों के डीप कॉन्सेप्ट का आपको नॉलेज हो, जिससे आप स्टेप्स को माइंड में गायब कर ले जाएं और बहुत कम पार्ट लिखें, सोचे ज़्यादा लिखें कम। तो उस वजह से क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ आपकी डेवलप हो जाती हैं कि बहुत एवरेज टाइप के बच्चे अपने कॉन्सेप्ट्स में सुधार करके आगे निकल जाते हैं। अगर आप इसी सवाल को, जैसे मैंने बताया था, हालांकि अप्रोच अच्छी थी, लेकिन जैसा मैंने एग्जैक्ट कहा था कि इसका इससे कंपैरिजन करोगे, 20 से 25 सेकंड तो वहां खत्म हो गए कि आपके पास कॉन्सेप्ट तो बड़ा बेहतरीन था, लेकिन फिर भी आपका जो रिप्रेजेंटेशन है नोटबुक के ऊपर वो इतना खराब है कि जिसकी वजह से आप अनवांटेड चीज़ों को बार बार लिख देते हैं। तो एक सुधार तो ये करना है। और जिसका कॉन्सेप्ट ही खराब है तो उसके बारे में तो चर्चा क्या करनी, वो ऐसे सवालों के अंदर 2-3 मिनट किल कर देता है। ठीक है, तो उस पर तो चर्चा आपने करनी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपने अच्छे सीख रखे हैं, तो तनाव वाली बात है नहीं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। यहां पर देखना जरा, इसने आपसे क्या कहा, देर आर 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस सच दैट रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 3/7 दैट ऑफ द लार्जर सर्कल। अगर लार्जर सर्कल की आप रेडियस 7x मान लेते हो तो इसका 3/7 करोगे तो 3x किसकी आ जाएगी, स्मॉलर की। कोई तनाव नहीं है। अ स्क्वायर हुज एरिया इक्वल्स 3969 स्क्वायर सेंटीमीटर हैज इट्स साइड एज थ्राइस द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। क्या कहना चाह रहा है, डायग्राम से बताता हूँ। एक आपके पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया है 3969 और इसकी जो साइड है, चारों साइड इक्वल होंगी, स्क्वायर है, तो जो बड़े वाला आपको सर्कल दिख रहा है उसकी रेडियस का 3 गुना। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा आपके पास, 7x से इसका 3 टाइम करोगे 21x हो गया। एग्जाम में क्या वो डायग्राम बनाना था, नहीं बनाना था भाई, उसकी नीड ही नहीं थी। अब एरिया का जैसे आप कंपैरिजन करेंगे आपके पास x की वैल्यू आएगी और पूछ रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सर्कमफेरेंस ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल। छोटे वाले वृत्त की आपको लगभग परिधि फाइंड करके बतानी है। डील करते, इसका 3 गुना करोगे कितना आएगा, 20x। एरिया लिखना है तो 21x इंटू 21x साइड स्क्वायर। एरिया है कितना, 3969। इस पार्ट को कर दे जाओ भाई यहाँ से सोल्व। 21 से कैंसिल आउट करें, 21 से कंफर्ट नहीं है तो ऐसा करते हैं 3 से काट लेते हैं 7 से काट लेते हैं 3 बार। 7 5 आपका 35, 7 5 35 और आपके पास 3969, गड़बड़ तो नहीं की है। 35 के बाद 7 बचेगा, 7 6 42, 7 7 49। फिर कैंसिल आउट करोगे 7 से, 7 8 56, 9 से कर दोगे 9 बार। एक्स स्क्वायर 9 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब आपको सरकमफेरेंस लिखनी है। सरकमफेरेंस होती क्या है भाई, 2 पाई r होती है। अप्रोक्सीमेट निकालनी है तो पाई की वैल्यू 3.1 ले लो, 3.14 ले लो, आपका मन करे, और इसे रेडियस से, मतलब 6.2 को रेडियस से गुणा करना है। अगर 3.14 लेंगे तो आंसर हल्का सा बड़ा आ जाएगा। हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालना है। चलो भाई, यहाँ से इसकी रेडियस आपने निकाल ली कि रेडियस 3 की वैल्यू रखते ही 9 हो गई। 2 पाई की वैल्यू 6.29 से करोगे 9 2 18, 9 6 54, 55.8, 55.8 नहीं दे रखा है, इसका मतलब उसने क्या किया होगा, पाई की वैल्यू 3.142 भी ले ली होगी, तो रिजल्ट थोड़ा बड़ा हो जाता। तो मार्क किसको करना है, ऑप्शन बी को। ये अपना क्या हो गया, करेक्ट रिजल्ट। कुछ पार्ट हैं जो आपको पहले तैयार करके रखने हैं, जैसे ये पार्ट आपको पता है कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको भी पता है रेडियस रख दोगे तो 9 बनेगी, 3 रखते, सीधे सीधे ये वाला पार्ट आप कैलकुलेट करते। आगे पार्ट आपको दिमाग लगाना था कि हमने 3.1 ही लिया है, 3.14 लेते तो रिजल्ट थोड़ा सा और बढ़ता।
हमारा रिजल्ट 55.8 है तो वो रिजल्ट 56 बन जाता। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो भाई अगला सवाल देखना, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो पहले तो। देखो क्या कहा कि मिट्ठू भाई रसगुल्ला 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं। एक रसगुल्ला 5:3 की मात्रा के अनुपात में आटा और चीनी से बना होता है। कि मिट्ठू भाई है रसगुल्ले का बिजनेस करता है, 15 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से इनको सेल आउट करता है, और कोई भी पर्टिकुलर रसगुल्ला जो बनाएगा उसके अंदर 5:3 में फ्लोर और शुगर है। फिर इसने क्या कहा, चीनी और आटे की प्रति किलो की कीमत का अनुपात 7:3 है, 7:3 है। इस टाइप से वह 200/3% लाभ कमाता है। प्रति किलो चीनी की लागत मूल्य क्या है? बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करना कि मामला क्या है। देखो कोई भी रसगुल्ला बनाएगा तो उसके अंदर एक तो आटा डलेगा और एक उसके अंदर डलेगी शुगर, फ्लोर एंड शुगर। कितने केजी डलेगा इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। रसगुल्ला जो भी बनाएगा उसमें 5:3 में, उसमें क्या है 5 किलो आटा है तो 3 किलो उसमें चीनी है। जितने भी रसगुल्ले बनाएगा 5:3, तो हम आसान भाषा में लेते हैं कि उसने 5 किलो आटा ले लिया, 3 किलो उसने चीनी ले ली। अब यहाँ पर हम लोग कीमत लिख देते हैं, और कीमत किसमें, पर केजी की क्या कीमत चल रही है। इसका रेशियो उसने दे रखा है कितना, चीनी और आटे की कीमत 7:3 में। चीनी की कीमत 7 है, 7x ले लो, आटे की कीमत 3x है। इस पॉइंट के ऊपर स्टार मार्क कर देना। स्टार मार्क क्यों किया कि अमूमन हम लोग ये सोचते हैं, इसी फ्लो में हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चंस को कि भाई पहले आटा और चीनी दे रखा है, आगे भी आटा और चीनी चलता रहेगा। लेकिन एग्जामिनर कई बार खेल जाता है। जो ठीक स्तर के एग्जाम होते हैं जिनके अंदर क्वांट सेक्शन जो है वो थोड़ा लेवल का और कैलकुलेटिव आता है, वहाँ पूरे चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर रेशियो को घुमा देता है कि बच्चा फ्लो में 7:3 लिखेगा तो वहाँ पर समस्या होगी। तो अगर आप भी ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जायज़ सी बात है कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि रीडिंग को प्रॉपर मैनर में किया जाए। रीज़न ये है कि एक सवाल की भी आप रीडिंग गलत करते हैं तो इसका मतलब आप सॉल्यूशन तक पहुंच गए, फिर से आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा और फिर से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और हो सकता है दूसरी बार में भी आदत ये ऐसी ही डेवलप हो रखी हो कि पकड़ में ना आए, तो फिर सोचोगे यार मेरे अंदर कमी कहाँ है। अब आपने 2-3 ट्राई किए, फिर बात नहीं बनी, हो सकता है सवाल को छोड़ दें, या हो सकता है आपके तीसरी बार में पकड़ में आ जाए, फिर आपका सही हो। लेकिन सोच के देखो 2 अनवांटेड ट्राई कर लिया आपने और उसमें भी तसल्ली से ढूंढ रहे हो कि कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ किया, तो अपनी रीडिंग को भी स्ट्रॉन्ग करें। जैसे जैसे एग्जाम्स का लेवल बढ़ता जाता है, एग्जामिनर पेपर सेट करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि अमूमन हर एक बच्चे की ही ऐसी आदत होती है, बशर्ते उसने अपनी आदतों को चेंज नहीं किया। रीडिंग करते टाइम अवेयर होकर के करें कि क्या पैटर्न चल रहा है। एक बार हॉबी में आ गई, मतलब आपकी आदत में वो चीज़ डेवलप हो गई, तो फिर तनाव ही नहीं है। देखो ये हो गया। अब इसका मतलब देखो रसगुल्ले बनाएगा, 5 किलो लिया, रेट कितनी लगी, तो इसका जो टोटल खर्चा बनेगा, टोटल खर्चा कितना बना, 5 गुणा 3 15x रुपये, और यहाँ पर 7 गुणा में 3 21x रुपये लग गए, उसके लग गए। तो यहाँ से आप लिखोगे 20, 30 और 36x रुपये उसके लग गए। ठीक है, चलो आगे रिलेट करवाते हैं। 15 रुपये में बेचता है तो लाभ होता है 200/3, 200/3%, या इसको मैं लिख दूं 66/2/3%, या इसे मैं लिख दूं 2/3। एक ही बात है, वो कॉमन सा फ्रैक्शन है, पता नहीं कितनी बार यूज होता है क्वांट के अंदर। अब देखना जरा, असल में क्या है, 3 रुपए का आर्टिकल खरीद के कितने में बेचता है, 2 का प्रॉफिट लेता है और 5 रुपए में बेचता है। लेकिन वो क्या कह रहा है, नहीं भाई 5 में ना बेचकर 15 में बेच रहा है, 3 गुना किया, तो यहां से 9 रुपए क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस, 1 किलो की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या ये काम सच में लिखने का था? मेरे हिसाब से ये काम सच में लिखने का था ही नहीं। कैसे भाई, उसकी वैल्यू आपको पता है 2/3 बनेगी, 2/3 बनेगी, इसका मतलब 3 का आर्टिकल खरीदा है, 5 में बेचेगा, 5 में नहीं बेचा, 15 में बेच दिया, तो 3 की वैल्यू कितनी, 9। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलो रसगुल्ले वो 15 रुपए में बेचता है, लेकिन 1 किलो रसगुल्ले बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 9 रुपए। यहां पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आई थी भाई, 36x,
कितने किलो रसगुल्ले तैयार होंगे? 5 किलो ये लिया है, 3 किलो ये लिया है, तो 8 किलो तैयार होंगे। 8 किलो, 1 किलो की कीमत है 9 रुपए, तो 8 किलो की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 8 इंटू 9। यहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 2। पूछ क्या रहा है? प्रति किलो शुगर की रेट कितनी है? हर के 1 केजी की शुगर की रेट कितनी है? 7। x की जगह 2 रखोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 14 रुपीज पर केजी। ठीक, एग्जाम में एक सीक्वेंस में डील किया जाता है, ये आपका एकदम अनवांटेड काम था। ये वाला जो पार्ट है इसको अलग अलग करके नहीं देखा जाता, दिख रहा है 15 में 21 जोड़ोगे 36 आ ही जाएगा। कंपैरिजन किया, 14 क्यों बना रहे हो? पता चल गया ना यहाँ से कि x की वैल्यू आपके पास 2 है तो 7x की वैल्यू 14 हो जाएगी। ये सुधार होते हैं। असल में ऐसी आदतें आपको डेवलप करनी पड़ती हैं कि एग्जाम में जो कुछ भी आप लिखते हैं उसको मिनिमाइज कर दें। आपका जितना नॉलेज है मिनिमाइज करना एक दिन की टास्क नहीं है, आपको हर क्वेश्चन के साथ अवेयर होना होगा, एफर्ट डालने होंगे। लेकिन एक बार ये काम हो गया, 1-2 महीने लगेंगे, किसी को 2 महीने लगते हैं, कोई 1 महीने में ये आदत डेवलप कर देता है। एक बार आदत डेवलप हो गई तो जितना आपके पास नॉलेज है, मेरा ये मानना है कि उसी नॉलेज में आपके अटेम्प्ट 20 से 30% ईजी वे में बढ़ सकते हैं। और ये बढ़ने का आप मतलब जान सकते हैं कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन से काफ़ी दूर होते हैं एग्जाम में, वो भी तुरंत के तुरंत इन हो जाते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि A और B 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं, मतलब पार्टनरशिप करते हैं। A अगर 5 रुपए लगाएगा तो उसमें B उसी बिजनेस में 6 रुपए लगाएगा। 4 महीने के बाद A अपनी पूंजी का 1/5 पार्ट निकाल लेता है। B क्या करता है? अपना जो पैसा लगा है या पूंजी लगी है उसमें 33 1/3% का इंक्रीज कर देता है। 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में B का हिस्सा लाख रुपए में आपको निकालना है। कैटेगरी आसान होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इजी वे में बात बन जाएगी। देखो, एक तो A है और एक B है। आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि असल में देखा जाए तो बिजनेस में किसने कितना पैसा लगाया है, सिर्फ ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने कितना पैसा कितने टाइम के लिए लगाया है। अगर एक आदमी मान लो बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाता है और पूरे के पूरे 12 महीने उसने लगा रखे हैं, ठीक है, और एक आदमी 10 लाख रुपए लगाता है, 1 महीने बाद ही कह देता मेरे तो पैसे वापस करो, और साल का एंड हुआ और प्रॉफिट मांगने आ गया कि मैंने भी तो 10 लाख लगाए थे और तुमने भी 10 लाख रुपए लगाए थे, तो प्रॉफिट 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सीधे सीधे कहेगा भाई रेशियो लो, मेरा पैसा 10 लाख 12 महीने यूज हुआ बिजनेस में, तुम्हारा पैसा 10 लाख 1 महीने चला, दोनों का रेशियो, तो हमारा प्रॉफिट 12:10 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है भाई, सॉरी 12:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये लॉजिक होता है। तो बिजनेस वैल्यू होती है जो आपके पैसे की, उसका मतलब है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, इनटू में आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितने टाइम तक रहा। ए की बात करें तो ए ने 5 रुपए से स्टार्टअप किया था, लगाए थे उसने, 4 महीने तक लगे रहे उसके, फिर उसने क्या किया 1/5 पार्ट निकाल लिया। 5 रुपए का 1/5 पार्ट 1 होता है, 1 रुपया निकाल लिया, बिजनेस में 4 रुपए बचे और पूरे साल तक वो लगे रहे, मतलब बचे हुए 8 महीनों तक लगे रहे। तो मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम बिजनेस वैल्यू हो गई टोटल। बी क्या करता है भाई, 6 रुपए लगाता है, 4 महीने तक तो इसके लगे ही रहे, फिर इसने क्या किया, बचे हुए महीनों के लिए इसने जितना भी इन्वेस्टमेंट था उसका 33 1/3% इंक्रीज कर दिया। 6 का 1/3 करोगे 2 रुपये आएगा। इसका मतलब उसने अब बिजनेस में 8 रुपये लगा दिए हैं और 8 महीने तक ये बिजनेस में रहेंगे। तो ये ए की बिजनेस वैल्यू, ये बी की बिजनेस वैल्यू, इसी वैल्यू के ऊपर इनका प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सोल्व करें तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है, पूरे में से 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ये बच गया 8 और 5 13, रेशियो में 16 और 6 आपका 22। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के ए को प्रॉफिट में 13 रुपये मिलेंगे, बी को 22 मिलेंगे, दोनों का सम करोगे तो कितने हो गया 35। असल में वो कह रहा है कि 35 ना होकर के प्रॉफिट हुआ है 6.3 लाख का। एक की वैल्यू निकालोगे अपॉन 35। पूछ क्या रहा था, बी का हिस्सा कितना है भाई आपके पास 22। इसे हम लोग कर देते हैं सोल्व। 7 से कट रहा है, 7 से 5 बार, 7 से 0.9 बार,
22 गुणा में 9, 9 गुणा 2 18 और 1 19, अपोन में कर दोगे 5, 3 बार डिवीजन 4 बचा, पॉइंट लग गया। 48 में डिवीजन 9 बार, फिर आपके पास 3 बचा, रिजल्ट कितना आ गया 3.96 लाख। ये इनका रिजल्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सुधार ये कर सकते थे कि चीज़ें अगर चली इसी फ्लो में रही हैं तो एडिशन करते जाओ। 5 गुणा 4 20 हो गया, फिर 4 गुणा 8 32 हो गया, एक साथ दोनों का एडिशन कर दिया, 32 20 आपका 52 हो गया। उससे फायदा क्या होगा, ये स्टेप आप सीधे निकाल ले जाओगे, इसको लिखने की नीड नहीं है। तो एक सुधार किया जा सकता है कि अगर डेटा आसान है तो इस टाइप की कैलकुलेशन नहीं करनी। ए और बी एक ही सीक्वेंस में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब सीक्वेंस भी आपको आगे मेंटेन करने की नीड नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपका यहां पर हो गया अपना क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना। देखो क्या कहा कि ए बी से 40% कम है, सी ए और बी के योग का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, बस अप्रोच थोड़ी सी आपकी ठीक होनी चाहिए। देखो इसने क्या कहा कि ए बी से 40% कम है, तो मैं ए और बी का रेशियो ही लिख लेता हूँ। ए बी से 40% कम है, 40% का मतलब होता है 2/5। ए बी से कम है, बी को अगर मैं 5 मानता हूं तो इसका 40% 2 होगा, और 2 कम कर दोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सी जो है वो ए और बी के योगफल का, सी जो है ए और बी का जो सम है, सम कितना है 8, उसका कितना है भाई 40%, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2/5। 40% 8 का 2/5। अब कह रहा है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की वैल्यू तो 5 है, लिख दी। सी की वैल्यू यहां पर रख दो, 16/5 है। 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर बन गया 5, ये हट गया। बी की वैल्यू 25 हो गई और सी की वैल्यू 16 हो गई। क्या कह रहा है, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आपकी वैल्यू ये है, इससे ज्यादा कितना है 9। 9 ज्यादा है किस पर, 16 पर, परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से काट दोगे 4 बार और ये 25 बार, 25 9 आपका 225 होता है। 4 का डिवीजन 5 बार 6 बार 0.25%। ऑप्शन कौन सा है, सी। एक एरर भी हो जाती है यहाँ पर कई बार। एरर क्या हो सकती है, अगर ठीक से पढ़ा है तो एरर होगी नहीं। बच्चे को बस 25-16 दिखना चाहिए, 9 का अंतर क्रिएट हुआ है, 25 पर क्रिएट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। एग्जामिनर अगर चालाक है तो वो ऐसा ऑप्शन भी आपको देगा, दे भी रखा ऑप्शन डी। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, आपने कम वाला पार्ट निकाल दिया है, नहीं। अवेयरनेस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, वरना क्या है, सवाल में तो कोई दम नहीं था, लेकिन आपने अपनी वजह से सारी की सारी गलतियों को कर डाला। इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। बी रेशियो सी 5 रेशियो दिस वन 16 5 से गुणा कर दोगे, ये 25 और 16, 9/16। तो असल में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही था। अगर आप छोटी छोटी स्टेप्स पर काम करें, छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना ही होता, उसी से सुधार होते हैं। कि आपने जो भी एजुकेशन पाई है वो एकदम पैकेट्स में पाई है, कि फर्स्ट क्लास में गए ABC क ख ग 1 2 3 ये सब सीख रहे हो, सेकंड में गए टेबल भी सीखी, कुछ और भी सीखा, एडिशन मल्टीप्लाई भी सीखा, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो धीरे धीरे चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। और जिनकी इसी एजुकेशन के अंदर ही मान लो गड़बड़ चल जाती है, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी तक, तो समस्या आप उन बच्चों में देखते होंगे कि ग्रेजुएशन के बाद भी वो चीज़ें मेंटेन होती हैं, ग्रेजुएशन के दौरान भी वो समस्याएं मेंटेन होती हैं। समस्या क्या है, जिसका बेस जितना अच्छा होगा वो और चीज़ों को उतने बेहतर तरीके से कैच कर पाएगा। तो ये बेस ही होता है, इसी को बेसिक कहते हैं कि सच में आप इतना अवेयर होकर के करते हो। भाई मैं चाहता तो सुंदर सुंदर अक्षरों में इन चीज़ों का सॉल्यूशन कर देता, मुझे भी पता है, रात को उठा करके भी पूछोगे तो भी पता है कि इन चीज़ों को कैसे डील किया जाता है। मुद्दे की बात यह है कि भाई मेरा काम सिर्फ इन क्वेश्चंस को सोल्व करवाना है ही नहीं। सिर्फ सोल्व करवाना है तो वो तो खुद ही कर लोगे आप। मेरा मेन फोकस है आपका कि कैसे भी करके जो कुछ भी आपको आ रहा है उसके अंदर फिनिशिंग कैसे आए,
अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं बेहतर तरीके से, तो उनको मैं बेहतर तरीके से आपको कैसे सिखा सकता हूँ। मेरा प्राइम फोकस यही होता है। कुछ बच्चे इन चीज़ों से नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर आप लास्ट में चलते चलते कुछ मिटा देते हैं, एकदम ही छोटा उसको कर देते हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं उन ऑनलाइन पढ़ने वाले ऐसे बच्चों को क्या कहूँ, इससे पहले लिखा हुआ था ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते, समस्या ही खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, उनको ये चाहिए कि वो बोर्ड पूरा पूरा अट्रैक्टिव तरीके से भर जाए। वही काम करना होता तो फिर आप इतना क्यों करें। और मुझे तो इसमें ज़्यादा जोर आता, उसमें तो कुछ जोर ही नहीं आना है, सीधे सीधे जमा जमा के चीज़ों को रखना है, आपका आंसर आ जाएगा, आप भी खुश मैं भी खुश। नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। शिक्षक की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और उनको फॉलो करना ही पड़ता है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से इसकी लैंग्वेज को रीड करो। देखना, इसने आपको क्या कहा कि x और y की मासिक आय, मंथली इनकम का रेशियो 5:4 है और उनके मासिक व्यय, मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:7 है। यदि y की आय x के व्यय के बराबर है, अगर y की इनकम x के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, तो आपसे पूछा है x और y की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो थोड़ा सा समझते हैं। x और रेशियो y, दो लोग हैं। इनकम की अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने किसने कितना कमाया, रेशियो आसान सा दे रखा था, x 5 रुपए कमाता है और y 4 रुपए कमाता है। फिर देखना उनका जो एक्सपेंडिचर है उनका जो खर्च है वो किस रेशियो में है, 9:7 में। अब उसने एक बात कही कि जो y की इनकम है, y की इनकम कौन सी है भाई, ये वाली, और जो आपका x का एक्सपेंडिचर है, ये दोनों वैल्यू बराबर, यहाँ ये 4 और यहाँ ये 9 सेम होनी चाहिए। तो इस पूरे के पूरे रेशियो को मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे के पूरे रेशियो को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा कि ये 36 बनेगा, ये भी 36। कंडीशन जस्टिफाई, ऐसा करते ही क्वेश्चन की कंडीशन जो थी वो आपकी जस्टिफाई हो गई। x और y की बचत का अनुपात आपको निकालना है। तो देखो यहाँ से इसकी इनकम 9 गुणा 5 45 हो गई, इसकी 9 गुणा 4 36 हो गई, ये आपका 36 हो गया, ये आपका 28 हो गया। ऊपर का पार्ट इनकम, नीचे का पार्ट आपका एक्सपेंडिचर। इसमें से इसको लेस करोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को लेस करते हैं, जितना कमाया उसमें से जो खर्च कर दिया उसको लेस करोगे तो आपके पास सेविंग बचेगी, 9 बनी। और यहाँ पर आप लेस करोगे तो ये कितनी बन गई, 8। 9:8 आपका रिजल्ट हो गया। सारी की सारी चीज़ों को थोड़ा सा हटाते हैं। काम की बात सुनो, एग्जाम में कैसे डील करना था, अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप कर ली कि ऐसे क्वेश्चंस के साथ ऐसे डील किया जाता है। देखो x और y की जो मंथली इनकम है वो 5:4 है। मेरे हिसाब से एक्स वाई लिखने की नीड नहीं है क्योंकि इसने एक सीक्वेंस फॉलो किया है। एक्सपेंडिचर कितना है, 9:7। फिर क्या कहा है कि y की इनकम x के एक्सपेंडिचर के बराबर, y की इनकम x का एक्सपेंडिचर किससे कर दें, 9 से मल्टीप्लाई, इसको कर दें 4 से, बन गया। तो ये आपका 36, ये भी 36 बन चुका है। अब x और y की बचत आपको बतानी है। 9 से करोगे ये 45 है, 9 से करोगे ये 36 है। 45 में से 36 चला गया, सेविंग 9 आ गई। 36 में से 28 चला गया, ये आपका हो गया रिजल्ट। असल में देखा जाए तो ये होती है इन क्वेश्चंस की एग्जाम अप्रोच, कि वो कहना क्या चाह रहा था और आपको करना क्या था। चलो भाई, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखना जरा। सवाल को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। देखो इसने क्या कहा कि कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। ए की इफिशियंसी 7 है, बी की इफिशियंसी 5 है। मतलब इनको अगर लड्डू खाने का काम दे दें हर रोज, तो ये मान के चलो ए हर रोज 7 लड्डू खा लेगा और बी हर रोज 5 लड्डू खा लेगा। एक साथ अगर वे लोग काम करें तो काम हो जाता है 17.5 डेज में, और ए उसी काम का 60% कितने दिन में करेगा। देखो दोनों कंबाइंड मिलकर के हर रोज 7 और 5 12 लड्डू खा लेंगे, और फिर क्या कह रहा है कि दोनों ने उसी काम को 17.5, तो 17 2 34 और 1 35/2, हर रोज इतने लड्डू खाते थे, इतना टाइम लग गया, ये हो गया टोटल वर्क।
इसी काम का कितना करवाना है, 60% करवाना है, 3/5 होता है। किससे करवाना है भाई, ए से। ए की इफिशियंसी कितनी है, 7। कैंसिल आउट कर दो, ये 5 नीचे आ जाएगा, 7 5 35, 2 से काटोगे 6 बार, रिजल्ट कितना बन गया भाई, 18 डेज। ये अब तक हमने जो भी सवाल किए हैं उनमें आपको इजी लगा होगा। अगला सवाल देखना भाई, ध्यान से लैंग्वेज को रीड करो। मैं थोड़ा सा इस सवाल को एडजस्ट कर देता हूं, देखना। देखो इसने क्या कहा, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखना जरा, सीपी जो होती है आपकी वो होती है हमेशा ही 100%। पहले केस में कितने में सेल आउट कर रहा है अभी, पहली सेलिंग प्राइस है 108%, 8% का लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 108%। फिर कहता है कि यदि इसे 714 अधिक में बेचता तो लाभ 15% होता, 15% लाभ होगा तो 115% में बेचेगा, सेलिंग प्राइस 2। इसके और इसके बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 7%, जो कि किसको बताता है, 7% 714 रुपीज़ को बताता है। ठीक है, 18% का लाभ लेना है तो 118% पर बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस 3। ये आपको बतानी थी। 7% की वैल्यू वो है और 118% की वैल्यू आपको बतानी है। चलो, अंडरस्टैंडिंग में मेरे ख्याल से बात आ गई होगी, कुछ मुश्किल बातें इसमें थी नहीं। सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखना जरा क्या कहा, टीवी को 8% पर बेचा, 714 अधिक में बेचेगा, 15% का लाभ। गैप कितने का, 7%। 7% किसको बताता है, 714 को। एक किसको बताएगा, अपोन में 7। टीवी को बेचना कितने में है, 118% में, तो गुणा कर दो। 1% की वैल्यू ये है, 1 बार 0 बार 2 बार गुणा करना भाई, 118 गुणा 2, 236, 2 प्लेस फिल कर दी, 2 कैरी, 118 में 2 जोड़ दोगे तो 120 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो गया आपका, 12,036 रुपये। तो ये अप्रोच हो गई अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने की। कम से कम लिखो, ज़्यादा पार्ट आपको सोचना है, अनवांटेड कहीं भी नहीं लिखना। अनवांटेड लिखोगे तो टाइम आपका किल होगा। अगला सवाल ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखो क्या कहा कि राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है। एडम जितना भी शेष बच गया उसका 3/10 भाग खाता है। फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा हुआ है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें अज्यूम कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ जगह अज्यूम करना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर चीज़ों को अज्यूम करेंगे, गलत तो नहीं है वो, लेकिन कैलकुलेटिव नेचर का सवाल हो जाएगा। क्या करते हैं, 3/8 करना, 3/10 करना, 4/7, तो 8 10 7 का एलसीएम ले लिया, 560 आ गया। या फिर 8 और 10 का एलसीएम लोगे, 40 आ जाएगा, और 7 से गुणा कर दोगे, 280। अब उस 280 का 3/8 अलग करेंगे, बचेगा वो पार्ट। ऐसा नहीं करना होता ऐसे सवालों को। पता कैसे चलेगा, वही है, वेरियस टाइप के सवालों से गो थ्रू हो। कोई भी सवाल कैलकुलेटिव जा रहा है तो उस पर विचार करें, क्या ये सच में ही कैलकुलेटिव जाना चाहिए या मैं ही इसके अंदर अनवांटेड स्टेप्स लिख रहा हूँ। देखो पूरा का पूरा पिज्जा अपने आप में 100% है, हमने उसे 1 मान लिया। 3/8 खा लिया, मतलब 8 हिस्से बनाए इसके, तो उनमें 3 खा लिए, तो कितना बचा, 5 बचा। एक पिज्जा का इतना भाग बचा हुआ है। अब क्या किया, ये जितना भी बचा हुआ था इसका 3/10 खा लिया, मतलब 10 हिस्सों में से 3 खा लिए, कितने बचे, 7/10 पार्ट बच गया। अब ये जितना भी पिज्जा बचा हुआ है उसका 4/7, मतलब 7 में से 4 हिस्से खा लिए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यही पूछ रहा है आपसे, सोल्व कर दो। 7 से 7 कैंसिल आउट, 5 से 10 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, रिजल्ट विल बी 3/16। असल में देखा जाए तो ये तरीका होता है। अब यहाँ पर मान लो कोई बच्चा है पहली बार में नहीं सोच पाता है कि इसको ऐसे ही करना है, वो हो सकता है इसको ज्यूम कर ले और कैलकुलेशन में फंस जाए। एग्जामिनर चाहते ये हैं कि हम लोग हमेशा कैलकुलेटिव सवाल डालते हैं,
जहाँ बच्चे को अज्यूम करना पड़ता है। एक ऐसा रैंडम सवाल फेंक दो कि अज्यूम करने में अगर वो जाएगा तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा। सुधार कैसे होगा भाई, टाइप अलग अलग टाइप के हर चैप्टर में, मतलब जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं एग्जाम के रिलेवेंट, अनवांटेड नहीं, एग्जाम के रिलेवेंट जितनी भी संभावनाएं बनती हैं आपको हर संभावना के ऊपर काम करना होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना जरा क्या कहा इसने। देखो पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6%, अगले 3 साल के लिए 10% और 5 साल के बाद की अवधि के लिए 12%। यदि 7 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपये मिलते हैं तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करें। देखो सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट का ही सवाल है। 2 साल मतलब इसने इन्वेस्टमेंट कितने साल का किया, 3 ईयर का, तो इसके पार्ट्स हो गए ना। पहले 2 साल पर इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मिलेगी, अगले 3 साल के ऊपर इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिलेगी। 5 साल हो गए, कितने बचे, 2 साल बचे। 5 साल से ज़्यादा अगर पैसा रहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलेगा कितना, 12%। तो इसका मतलब पहले 2 साल उसने कितना कमाया, 6 गुणा 2, हर साल 6%, तो 2 साल में 12%, 3 साल में यहाँ पर 30% और फिर 2 साल में यहाँ पर 24%, ये उसने कमाया। क्या सच में ये इतना लिखने की नीड थी? क्योंकि अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पूरे का एडिशन करोगे, 30, 20, 50, 60 और 68% आ जाएगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12,771 को। ठीक है भाई, चलो ऐसे ना करके हम लोग सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि एक्चुअल में हमें ब्याज कितना मिला है। रुपए में अगर हम लोग देखें तो हमें पैसा मिला है 12,771 रुपये। परसेंटेज में रिलेट करना है और 100% की वैल्यू निकालनी है। 2 साल 6% के हिसाब से 2 साल में 12%, 10% के हिसाब से 10 गुणा 3 30% और 12% के हिसाब से अगले 2 साल, 5 तो हो ही गए तो 24%। 30 में आपने जोड़ दिया 24, 30 में आप 24 जोड़ोगे 54 हो जाएगा, 54 में आप 12 ऐड करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, 66। वहाँ गलत कर दिया था मतलब हमने, 66% की वैल्यू ये है, 1 की इतनी हो जाएगी और 100% निकालना है। रिजल्ट परफेक्ट है तो आपका मन करे उससे बेझिझक काट सकते हैं। 11 से काट लें 6 बार, 11 से एक बार, कितना बचा, 67, 6 बार फिर 1 बार। इसमें इवन नंबर का तो जाएगा नहीं, 2 से काट दोगे ये 50 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से काट दो 3 बार, 8 बार और फिर 2 बचेगा 7 बार। मल्टीप्लाई किया, 0 तो है ही, 7 5 35, 8 5 40 और 3 43, 5 3 15 और 4 19, तो रिजल्ट अपना कितना हो जाएगा, 19,320 रुपये। तो असल में देखा जाए तो अपनी जो एग्ज़ाम की अप्रोच है ऐसे सवालों के लिए ये है, प्रयास करें। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सर आप, कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते, कुछ इससे भी एक्सट्रीम कर लेते हैं, कितना भी नहीं लिखेंगे हम लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको प्रयास जारी रखना है। प्रयास नहीं करोगे और आपको पता है हो रहे ही आपकी आंखों के सामने, ऐसा भी नहीं है कुछ लंबा चौड़ा खींच रहा है, तो क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में करने के लिए कुछ ना कुछ आपको माइंड में वर्क करना ही पड़ेगा, तभी जा करके अपना काम चल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखना जरा। देखो चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि इस पेय पदार्थ की 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर दूध मिलाया जाता है तो नए पेय पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे ख्याल से अगर आप मिक्सचर का वो लेक्चर देख चुके हैं जिसमें मिक्सचर में आपको बताया था कैसे FOF मेथड को अप्लाई किया जाता है, जितने भी आपके फ्री और पेड कोर्सेज के अंदर मिक्सचर के चैप्टर अवेलेबल होते हैं, मेरा एक ठीक अनुमान है कि उन सब में कुछ स्पेसिफिक सवाल, मतलब मिक्सचर के 50-60% सवालों पर FOF मेथड आपका काम करता है। एक लाइन में ये सॉल्यूशन आपको करके बताता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो पूरा का पूरा सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, मिक्सचर एंड एलिगेशन या फिर मिक्सचर बाई वासु सर, कंप्लीट वीडियो। ऐसे भी डाल देना कि कंप्लीट मिक्सचर बाई वासु सर। FOF मेथड को सीख लेना। रीजन मैं कुछ सोच के इतना बड़ी बात आपको कह रहा हूं कि इससे बेहतर नहीं मिल सकता, मतलब नहीं मिल सकता, अब तक अवेलेबल नहीं है। हो सकता है भविष्य में चीज़ें आ जाए और भी बेहतर मेथड निकल के आ जाए। हम लोग भी डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ नया खोजा जाए।
जो भी कैलकुलेटिव नेचर का सवाल है उसके ऊपर बिल्कुल टाइम देना पड़ता है कि भाई और क्या सुधार करें कि बच्चों के लिए यहाँ पर सहूलियत हो। तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखें। वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर कितना है, 50 लीटर है। 50 लीटर के अंदर आपको पता है बाहर से आप दूध डालेंगे तो चॉकलेट तो फिक्स है, पहले बर्तन में आपके पास दूध चॉकलेट है, बाहर से 10 लीटर डालोगे अब भी इसमें दूध चॉकलेट है, लेकिन चॉकलेट की क्वांटिटी फिक्स है। यही इसमें सीखते हैं। तो 50 का 8% आपका चॉकलेट है। अब मिक्सर 60 हो गया और इसके अंदर क्या कह रहा है, चॉकलेट का प्रतिशत के परसेंट मान लो, सोल्व कर दो, परसेंटेज खत्म, इससे ये वाला खत्म। 40 में 6 का डिवीजन करोगे, 6 बार चला गया, 4 2/3, ये लो जी के की वैल्यू निकल के आ गई। तो बड़ी स्मूथ सी अप्रोच है, कोई तनाव लेने वाला काम है नहीं इसके अंदर। चलो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे सवाल करवा रखे हैं। क्या कहा था कि भी 25 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत 52.8 और 62.2 है। 13 नंबर को निकाल देंगे तो शेष संख्याओं का औसत। एवरेज में आपको बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट बड़े ही शानदार तरीके से करवाया जा चुका है। ठीक है, अगर ये सीरीज आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पिछले सेक्शन के अंदर भी मिला होगा एक सवाल जिसके अंदर मैंने डिटेल में इस पैटर्न को खोल के बताया था कि एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है। फिर ये सिंपल हो गया था, क्या था, 54 उस नंबर की पर्टिकुलर की वैल्यू मान रहे थे और 54 से एक बार ये कितना ज़्यादा है, मतलब 52.8 एवरेज कम मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ से देखो कितना एवरेज रिड्यूस हुआ है आपका 1.2। फिर अगले केस में जो बचे हुए 13 नंबर है उनका एवरेज कितना इससे बड़ा है, तो आप कहेंगे 8.2। असल में देखा जाए फर्क कितने का पड़ रहा था, लेस करोगे तो 7 का पड़ रहा था। कितने नंबर के बेसिस के ऊपर, 13 नंबर के बेसिस के ऊपर। इसी को रिलेट करवा के मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि कैसे आप यहाँ पर एक हल्का सा डिवीजन करके इसके बेसिस पर रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर आपकी जानने की तीव्र इच्छा है तो मैं आपसे कहूँगा कि वो काम कर लें जो करवा रखा है, और ये तुरंत के तुरंत आपके सवाल सोल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज आपको पता होगा इनमें कैलकुलेशन कितनी है। एक छोटा सा काम मैं आपको डाल रहा हूँ आज के लिए होमवर्क के अंदर, होमवर्क जरूर करके आए, स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका। ऐसे भी कई सारे सवाल करवाए जा चुके हैं कि कैसे कैलकुलेशन को इजी करें। ठीक है, ये वाला और पिछले वाला अगर सवाल नहीं बनता है, स्पेशली ये वाला अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि सवाल नहीं बना है, अगले सेशन में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो भाई, ये तो आज का अपना सेट नंबर 4 आरबीआई ग्रेड बी के लिए कंप्लीट हो गया है। कुछ बच्चों के कमेंट ये आते हैं कि सर हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये देखें। देखो मैं ये कहूँगा कि रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हो, चीज़ें ठीक है समझ में भी आ जाएंगी। कुछ एक पैटर्न ऐसे चलते हैं इसके अंदर जो आपकी एग्जाम्स में नहीं आते, इवन एसएससी में भी नहीं आते कुछ पैटर्न। कुछ सवाल एकदम एक्सट्रीम लेवल पर कैलकुलेटिव होते हैं, हालांकि एसएससी सीजीएल में आजकल ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, मेंस में सवालों का नेचर कैलकुलेटिव हो गया है, लेकिन कुछ पैटर्न एसएससी भी नहीं पूछता है। तो आप ये सीरीज है इसमें से 2 या 3 सवाल हटा ले तो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के लिए ठीक है। रेलवे वाले बच्चों को मेरे हिसाब से तनाव नहीं लेना चाहिए, जो 90 डेज में उनको करवा रखा था, आईबी के जो मॉक टेस्ट लगवाए थे, इसके अलावा रेलवे के जितने भी मॉक टेस्ट लगवाए थे उन पर वो काम कर लें तो मेरे हिसाब से आउटकम अच्छे आएंगे। यहाँ से करना चाहो तो कर लो, आपके पास टाइम है और आपको भविष्य में एसएससी की एग्जाम्स देनी है तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपका उद्देश्य रेलवे एग्जाम देना है तो आरबीआई वाली सीरीज मत देखो। इसके अलावा अगर भविष्य में जैसे ही हम लोग एसएससी की सीरीज निकालते हैं, सीजीएल निकालें या आईबी की सीरीज को फिर से कंटिन्यू करें, तो वहां पर आप उन चीज़ों को जरूर देखना, लेकिन यहाँ पर एक बार के लिए आप इस सब को स्किप कर सकते हैं। ठीक है भाई, सेशन आपको कैसा लगता है एटलीस्ट नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। कमेंट आप करते नहीं हैं, टीचर डेडिकेशन से एक तरफा लगा हुआ है। डिमांड्स ग्रुप के ऊपर बहुत सारी चलती हैं कि एसएससी पढ़ा दो, ये प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो, परम्यूटेशन ये पढ़ा दो, ये वाला सेक्शन पढ़ा दो, वो वाला। एक बात बताओ, देखने वाले हैं नहीं, टीचर किसको पढ़ाए? कोई कह देगा सर मैं तो देखने को तैयार हूँ। अब देखने को तैयार है तो कम से कम आप अपने ग्रुप के 5-7 बच्चे और इकट्ठा करें। जैसे ही व्यू आएंगे, जितने बच्चे ग्रुप पर हैं उसका 20% भी लोग देखना प्रीफर नहीं कर रहे हैं, इतने लोग हो चुके हैं अपने पास।
और जो चैनल है अपना टेलीग्राम पर उस पर भी बहुत सारे लोग हो चुके हैं। तो कम से कम आप इतना काम तो करें कि कोई अगर आपको ईमानदारी से एफर्ट डाल के पढ़ा रहा है तो उसके पीछे आप भी थोड़े बहुत अपने एफर्ट डालें कि उस टीचर के लिए 1 मिनट 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग यूट्यूब के ऊपर ईमानदारी से पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, जेन्युइन कंटेंट देंगे, उनको कोई देखता नहीं है। फिर उन टीचर्स की बेचारों की मजबूरी हो जाती है, आलतू फालतू कंटेंट करवाना है, आलतू फालतू बात करनी है, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ट्रिक कर देंगे, फिर उनके पास भीड़ इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे 3-4 लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने स्टार्ट किया था कि हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे, लेकिन बेचारे वही थे कि जेन्युइन तरीके से पढ़ाते हैं तो व्यूज़ नहीं आते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं तो टीचर का मोरल डाउन हो जाता है कि फिर किसके लिए काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत लगाते हैं। फिर वो नकली नकली सवाल करवाना स्टार्ट कर देते हैं जिनका एग्ज़ाम से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। खूब क्राउड आता है, ट्रिक ही ट्रिक चलती है, ना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है, बच्चे करते रहते हैं वाह गुरुजी वाह चमत्कार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके पीछे रीज़न सिंपल सा है कि उन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उनके बैकअप के अंदर कुछ लोग पढ़ना चाहते थे लेकिन शेयर नहीं करना चाहते थे, तो फिर वो वैसे हो गए। खैर ये आपकी समझ है। खैर जो भी मैंने पास्ट में आपसे वादे किए हैं बिल्कुल ईमानदारी से, और मेरा मानना ये है कि ईमानदारी से पढ़ाओ तो पढ़ा लो, वरना ना ही पढ़ाओ बच्चे को। चलो भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन रात सब मंगलमय हो।